अभी जो माहौल चल रहा है देश में वो चुनावी माहौल है। इसमें हर दिन उम्मीदवारों की नई नई लिस्ट आ रही है। कुछ दिन पहले एक लिस्ट आई थी जिसमें कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला था और पैराशूट के माध्यम से उन्होंने कन्हैया कुमार को दिल्ली के उत्तर पूर्वी सीट पे उतारा, अपना कैंडिडेट बनाया। विपक्ष में वहाँ के 2 बार से सिटिंग एमपी मनोज तिवारी है। तो क्या लगता है, कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी की इस जंग में कौन किस पे भारी पड़ेगा और कारण क्या है? देखिए, सबसे पहली बात कि जहाँ लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव पूरे देश का चुनाव है, तो और हर एक व्यक्ति देश का किसी भी राज्य का हो, वो हर जगह से चुनाव लड़ सकता है। मनोज तिवारी भी कहीं और के हैं, दिल्ली में पूर्वांचल से आकर आते हैं वो पूर्वांचल भी। से आते हैं, दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि पैराशूट जैसा शब्द कन्हैया कुमार के लिए। कन्हैया कुमार देश के नेता हैं। जेएनयू एक देश का यूनिवर्सिटी है, वहाँ से निकलते हैं, शिक्षा रोज़गार की लड़ाई को हमेशा से आगे लेकर जाते हैं। सरकार का जो मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा रजीम है, उनके हमले वो लगातार सहें जब यहाँ पे वो जेएनयू के अध्यक्ष रहे। आप सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि सरकार किस तरह से छात्रों के खिलाफ खड़ी होती है और यहाँ के नेताओं को, यहाँ के लीडर्स को जेल में बंद करती है। आज भी ये देखिएगा कि जो भी इस देश में जो भी छात्र, किसान, मजदूर अपने हक की आवाज़, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जेल में बंद कर दिया गया है। उमर खालिद है हमारे यहाँ से, सरजील इमाम हैं, मिरान हैदर जामिया से हैं, भीमा कोरेगांव के जो साथी हैं, उन सबको आप देखिएगा कि जेलों में बंद कर दिया गया है। और जहाँ तक सड़कों की लड़ाई है, उसके साथ साथ हमारी ज़रूरत है कि पार्लियामेंट के अंदर भी एक मजबूत आवाज़ गूंजे। इसलिए कन्हैया कुमार जैसे लोगों को जाना, उसके साथ साथ आप देखिएगा कि नालंदा लोकसभा के सीट पर जेएनयू के महासचिव रहे संदीप सौरभ भी लड़ रहे हैं, और जिनकी आवाज़ आप देखिएगा कि सिर्फ बिहार की सड़कों पर नहीं, विधानसभा में वो रहते हैं तो विधानसभा में रोज़गार के सवाल पर, शिक्षकों की बहालियों के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर, हायर एजुकेशन के सवाल पर हर समय, सत्ता में रहें ना रहे लेकिन गूंजी, सवाल हमेशा से गूंजे और वहाँ के लोग मतलब पसंद कर रहे हैं। और इस तरह और भी जो जेएनयू के छात्र अलग अलग जगह, यूनिवर्सिटीज़ के छात्र अलग अलग जगह चुनाव लड़ रहे हैं, जो युवा लड़ रहे हैं और जो इस सरकार को पूरी तरह से इनकी पोल खोलने के लिए तैयार है, तो उनको पूरी तरह से देश की जनता ताकत दे रही है, समर्थन दे रही है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं जेएनयू के छात्रों की, तो इसी जेएनयू के छात्रों पे बहुत बड़े गंभीर गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसमें से एक आरोप कन्हैया कुमार पे भी लगा था। तो उस आरोप को लेकर अभी जो सत्ता पक्ष है वो कन्हैया कुमार को घेरती हुई नजर आ रही है। हर बार उन पे आरोप लगाया जा रहा है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करते हैं वो देश का क्या नेतृत्व करेंगे। सबसे पहली बात, जो लोग ये बोलते हैं कि 400 से ज़्यादा सीट आ जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे, जो लोग ये बोलते हैं कि किसान अगर संवैधानिक बात करते हैं, अपने एमएसपी की बात करते हैं तो उन पर गोली चला देते हैं, जो लोग इस देश के लिए ओलंपिक मेडल लाई हुई जो हमारी पहलवान हैं, वो लगाती हैं एक बीजेपी के सांसद पे आरोप लगता है, ब्रिजभूषण ब्रिजभूषण सिंह। सिंह पे, और उसको निलंबित नहीं करते हैं, जबकि उसके साथ उसको अभी भी अपने गोदी में बैठाए हुए हैं। तो ऐसे लोग जो देश के हर एक वर्ग के साथ टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, जो देश के हर एक समुदाय को छत विछत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मांगों को अनसुना कर दे रहे हैं, उनकी बातों को कुचलने की काम कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग तो ये बात ना करें। और दूसरी बात, आप देखिएगा कि आज तक किसी भी जेएनयू के छात्रों पर ये सिद्ध ही नहीं कर पाए हैं। सिद्ध अगर करते तो कन्हैया कुमार क्या चुनाव लड़ते? नहीं है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि सजा याफ्ता तो चुनाव लड़ता नहीं है इस देश में। कैसे लड़ रहा है? 10 साल से आपकी सरकार है, न्यायालय आपके पक्ष में हमेशा बोलते रहता है, ईडी, सीबीआई, फलना ढिमकाना जितनी संस्थाएं हैं वो आपके साथ हैं, लेकिन आप कोई जुर्म साबित नहीं कर पाए हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि इस सरकार को सिर्फ मुँहा मुँही बोल कर ही सब कुछ करना है। जैसे आज आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मतलब स्तर पे गिर चुके हैं कि देश में हिंदू और मुसलमान करने के लिए वो निकल पड़े। मंचों से मुसलमानों के खिलाफ बात कहना, जबकि उनके टुटपुंजिए मंत्री संतरी कहते थे ये सब बात, और इस स्तर तक प्रधानमंत्री का आना, तो एक डर है इनमें,
और जो डर है, और यही सबसे इनके पास सवाल नहीं है, नहीं कह सकते, इनके पास इनकी हिम्मत नहीं है कहने की कि हमने रोज़गार दिया है, क्योंकि दिया ही नहीं है। इन्होंने कह ही नहीं सकते कि हमने शिक्षा में बेहतरी की है, क्योंकि इन्होंने किया ही नहीं है। इन्होंने कह नहीं सकते हैं कि हमने हॉस्पिटल बढ़िया बना दिया, हॉस्पिटल सही कर दिया, क्योंकि हुआ ही नहीं है। इस कोरोना के समय लोगों ने देखा है कि किस तरह लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे इस देश में, किस तरह से उनकी लाश बिना कफन के लेटी हुई थी गंगा के किनारे, सब ने देखा है। और जिन्होंने इसका जवाब इस बार देश की जनता देने जा रही है इनको। जिन्होंने हॉस्पिटल और शिक्षा पे काम किया और जो दावे करते हैं कि मैंने काम किया है, उनके खिलाफ भी अभी सरकार एक्शन ले रही है। सरकार कहें तो ईडी के द्वारा एक्शन लिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के बारे में, उनके नेताओं के बारे में, केजरीवाल के बारे में। तो इस वक्त केजरीवाल को जेल में रखा गया है इस चुनावी माहौल के बीच में। तो ये किस हद तक जायज़ है? ये देख ले, लोकतंत्र में आप सिर्फ दो दो मुख्यमंत्रियों को, एक शिक्षा मंत्री को, जिसको जनता ने मैंडेट दिया था उसके काम पर कि भैया इसने शिक्षा में बेहतर किया है, इसने स्कूलों में बेहतर किया है, तो उसको मुख्यमंत्री बनाया। हमने जिनको वोट दिया, इस देश की जनता ने जिनको वोट दिया था पिछले लोकसभा में, 144 सांसदों को आपने पार्लियामेंट के बाहर कर दिया, पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया और अंदर बिल पास कर दिया। तो लोकतंत्र को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए निकल पड़े हैं। और देश की जनता आज भी लोकतंत्र पर विश्वास करती है, और अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसी सरकार को जो मुख्यमंत्रियों को जेल में कर रही है, शिक्षा मंत्री को जेल में कर रही है, ऐसे सरकार के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। और दिल्ली की जनता खासकर कि ऐसे लोगों को जो बीजेपी है उनको इस बार सत्ता से निकालने के लिए तैयार है। आपने बात की जाति और धर्म की राजनीति की यहाँ पे कि ये सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, करने लगी है। हाँ। उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो इस बार का समीकरण है, जिस हिसाब से जिस समीकरण को ध्यान में रखते हुए कन्हैया कुमार को सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, वो भी कहीं ना कहीं जाति और धर्म को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ की आप बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ देश के अलग अलग जगह से लोग आते हैं। रेडी पटरी वाले लोग, अलग अलग काम करने वाले लोग वहाँ रहते हैं। बहुतों का वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, सही बताया तो। कोई इस मोहल्ले में सब्जी बेचते हैं, अगले दिन अगले उस मोहल्ले में बेचते हैं, रहते हैं इस मोहल्ले में हैं, नॉर्थ ईस्ट में ही रहते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं। तो जाति और धर्म का यहाँ पर उस तरह से हमें दिखाई नहीं देता है दिल्ली के शहरों में, या फिर कह लीजिए सरकार, ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, वो पूरी कोशिश कर रही है किसी तरह भी मैं ऐसी बात कर दूं कि लोग पोलराइज हो जाए, और कर रही है, पिछले 10 साल से कर रही है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, पोलराइज की राजनीति, कि मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर भरो लोगों में कि लोग एक तरफ आपके काम ना देखें, आपने क्या क्या देश की जनता के लिए काम किया है, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए काम किया, ये ना देखें, बस धर्म के नाम पर पोलराइज हो जाए। लेकिन दिल्ली की जनता इस बार, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता इस बार ये सोच से ऊपर उठ चुकी है, और वो हक के लिए बोल रही है। कि दिल्ली में आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी, जिसकी कोई कहती है कि विचारधारा के नाम पर अपने आप को कभी राइट बोल देती है, कभी सेंटर बोल देती है, तो ऐसे लोग जब चुन के आते हैं, और यहाँ अधिकतर आप देखिए काम पे ही लोग चुन के आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा में काम कर दिया है और काम कर दिया, तो लोगों ने वोट दिया। लेकिन बीजेपी आप देखिए कि हमेशा धर्म के नाम पर आती है, तो इसलिए उसको नकार दिया जाता है। और देश में जो लोगों के मन में जहर भरा, तो पूरे देश को पोलराइज करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि इस बार देश भी इसी नाम पर देगा वोट कि हम धर्म में बंटने वाले नहीं हैं, और जो धर्म में बांटने वाले लोग हैं उनके खिलाफ वोटिंग होगी इस बार, और हो भी रही है। कांग्रेस ने धर्म को मद्देनज़र रखते हुए ही अपना कैंडिडेट कन्हैया कुमार को उतारा है। मैं आपको वहाँ का सियासी समीकरण बता दूं कि वहाँ पे तकरीबन 21% मुस्लिम वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस समीकरण को ध्यान में रखकर ही कन्हैया कुमार को उतारा है। देखिए, आपको मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ अगर आप जुल्म ढाएंगे, सरकार जो है
उसके फेलोशिप, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को ख़त्म कर देंगे, उन पर तरह तरह के कानून लाद कर यूएपीए सेडिशन डाल के उनको जेलों में भर देंगे, उनसे नफ़रत करने के लिए अपने मंचों से बोलेंगे, तो मुसलमान तो सीधे सीधे आपको नकारेगा, क्योंकि उस पर जुल्म सबसे ज़्यादा हो रहा है। और बहुत जायज़ सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इस देश का मुसलमान भी इस बार वोट उन बीजेपी को नहीं देगा, हिंदू भी नहीं देगा, क्रिश्चियन भी नहीं देगा, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, नास्तिक कोई वोट देने नहीं जा रहा है। मनोज तिवारी जो वहाँ के अभी सिटिंग एमपी हैं उत्तर पूर्वी से, वो अभी भी कन्हैया कुमार पे आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करता है वो देश का क्या नेतृत्व करेगा। वही मैं कह रहा हूँ ना कि इनके पास अब शिक्षा पर बात करने के लिए नहीं है, रोज़गार पर बात करने के लिए नहीं है, महंगाई पर बात करने के लिए नहीं है। तो इसीलिए ऐसी बातें करो कि जिससे टीवी चैनल खुश हो जाए, टीवी 4 बार चला दे, और टीवी करती भी अपने टीआरपी के लिए यही सब चलाती है, जबकि देश की जनता को ये नहीं पता है, ये नहीं बता रही है टीवी कि उस पर कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? जबकि सरकार में है, ये सरकार सुप्रीम है, कोर्ट ने बरी कर पिछले दिया। हाँ पिछले 10 सालों से सरकार है इनकी। तब आपने इनको कन्हैया कुमार जैसे मतलब जो भी छात्र हैं, आरोपों को सिद्ध नहीं आरोपों को कर सिद्ध पाए। नहीं कर पा रहे हैं। तो बस वही है कि आप किसी तरह बोल कर ही लोगों के मन में वो भरें, नफ़रत भरें। लेकिन देखिए, अब है कि चुनाव के दिन है, और चुनाव में जनता थोड़ी शार्प होती है, समझती है, अपने हक और हुकूक को समझती है, वो जानती है कि किसको वोट देंगे तो मेरा फ़ायदा है। जनता ठीक है, जनार्दन जनता जनार्दन है, सच बात है। तो वो बहुत सीधे सीधे इस आप जाके घूम लीजिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी घूम लीजिए, कि लोगों ने यही बोल रहे हैं कि ये हमने पिछले बार भी इनको वोट दिया, एक बार दिया 2014 में कि बहुत हुआ महिलाओं पे वार, बहुत हुआ महंगाई का वार, अब की बार फलना सरकार। अब जनता देख ली है कि इस बार तो वो नाम भी नहीं ले रहे हैं। इस बार तो प्रधानमंत्री से लेकर चाहे गृह मंत्री, चाहे कोई भी भाषणों में आप सुन लीजिए ना, कोई ऐसा अपने काम को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। युवाओं के ऊपर बात बहुत सवाल उठ रहे हैं कि युवाओं के लिए इस सरकार के घोषणा पत्र में कुछ खास नहीं देखा गया, जबकि ये वक्त जो मौजूदा वक्त है इसमें रिसेशन बहुत तेज़ी से अपनी पकड़ बना रहा है इस देश के वही अंदर। आईएलओ की रिपोर्ट आई है जिसमें आप देखिए कि 81% बेरोज़गार जो हैं वो युवा हैं। शिक्षा में देख लीजिए कि इंटरिम बजट में जो अंतिम बजट पास हुआ, तो मुझे लगता है ऐतिहासिक ही होगा ये कि यूजीसी जो ग्रांट देती है यूनिवर्सिटी को, वहाँ 61% का फंड कट किया गया है। जबकि इंटरिम बजट में लोग वेलफेयर का काम करते थे, सरकारें अमूमन वेलफेयर का काम करती थी, लेकिन वेलफेयर के लिए घोषणा करती थी, तब उसके नाम पर वोट मिलता था उनको। लेकिन इस इंटरिम बजट में युवाओं पर भी, किसानों पर भी, मज़दूरों पर भी मार हुआ है। आप रिपोर्ट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा हुआ इस सरकार में तो बड़े पूंजीपतियों को, जिनके पैसे से ये मोहल्ले मोहल्ले, गली गली में पोस्टर चिपकवाते हैं, जिनके पैसे से टीवी में प्रचार करते हैं, जिनके इलेक्टोरल बॉन्ड से आप देखिए कि ये सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं। 6000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड इनको मिलता है और दलाली खाते हैं। सबसे ख़तरनाक बात है कि आज आपके यहाँ आज कंपनी पर रेड पड़ी, कल आपके यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहा है। दलाली खाने वाले लोग हैं। यही बात है कि यही लोग भरोसा उठ चुका है लोगों का, यही साफ बात।